brought to you by TYS University, Fatehpur, Uttar Pradesh. Every great achievement starts with a single step. Take yours at TYS University. राम मंदिर बना तो चुनाव प्रचार में भाषण देकर के इसके क्रेडिट कौन ले रहा था? भाजपा ही। राम मंदिर के नाम पर वोट कौन मांगा? भाजपा ही। सारी क्रेडिट जब तुमने ली तो चोरी की क्रेडिट कौन लेगा? और अब क्यों मंदिर पे नहीं जा रहे? अब तक तो नथुना फड़फड़ा के मोदी जी को भाषण देना चाहिए था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रोड शो चल रहा है, रूप धारण गेटअप हनुमान जी का पहन करके, बीजेपी का झंडा लेकर के आप नृत्य करा रहे हैं। आप कहां से आस्थावान राम भक्त हुए? कल्पना करिए कि 10 साल जिसकी सरकार हो जाए और वो इसको प्रमाणित न कर पाए कि वो 56 कौन यादव थे, तो झूठ पकड़ में नहीं आएगा, नौकरी दे नहीं पाए। 2018 के बाद से आज तक शिक्षक भर्ती नहीं आई, इंतजार कर रहे हैं वो नौजवान, डिग्री उनकी बेकार हो रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दलितों का प्रोटेस्ट था, थप्पड़ मार दी, ये सारी संविधान को मानने वाली ताकतें, बाबा साहब में यकीन रखने वाली ताकतें, जो संविधान और बाबा साहब के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने आरएसएस और बीजेपी बन गई है, उसको रोकें, उसको सत्ता से बाहर करें। ये योगी जी पसंद है? पसंद ना पसंद क्या है, उनसे मेरा कौन सा रिश्ता। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहुत वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस के थ्रू विपक्ष को बड़ा तंग करते हैं, खूब विरोधाभास इनका सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। आज हमारे इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, और इनको आप पॉलिटिशियन भी कहें। इनकी किताब बड़ी चर्चित रही, प्रोफेसर की डायरी, लेखक भी कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी कह सकते हैं, और यूथ के मुद्दे भी उठाते रहते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया निखिल जी। और कैसे आप, कैसी चल रही 27 की राजनीति? बहुत बढ़िया। और हम जैसे लोग जो संविधान और लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि 27 कोई सामान्य चुनाव नहीं है। तो बहुत बारीक नज़र उस पर रखे हुए हैं कि, और वो बहुत अहमियत है, केवल यूपी के लिहाज से नहीं, पूरे देश के लिहाज से। तो नज़र है उस पर, और जहाँ कोशिश होगी संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होकर उसे प्रभावित करने की, तो वो भी काम करेंगे। कैसे समझाएंगे इस जनता को? बड़ा हम देखते हैं वीडियोस के माध्यम से, बड़ी बड़का रैली करते हैं, उसमें जाके लोगों को संबोधित करते हैं, बताते हैं, अपना विचार रखते हैं, कैसे समझाएंगे? ये बात तो बहुत ज़रूरी आपने पूछी कि कैसे समझाएंगे। हाँ, मुझे गालिब का एक शेर याद आता है। देखिए, मैं भाषा विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, पढ़ाया भी डीयू में वही हिंदी साहित्य। गालिब ने एक बात बड़ी अच्छी लिखी कि यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। जिसे समझना है उसे एक और वो अलग संदर्भ में है शेर। मैं तो वही ज़बान रखता हूँ, मैं कैसे अलग से समझाऊंगा? ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि अब किस भाषा में समझोगे। अरे इन जेनजीज को कैसे समझाइएगा? मुश्किल है। जेनजीज में हालांकि लोग समझ रहे हैं, मतलब हमने देखा कि जेनजीज हर तरह का है। उनमें अंधभक्त भी हैं, जिन्हें लोग पॉपुलर टर्मिनोलॉजी में अंधभक्त कहते हैं, उनमें समझदार भी हैं, उनमें बहुत जल्दी प्रतिक्रिया भी देते हैं कि नहीं हम आपकी तरह गोबर तो खाएंगे नहीं, ये वाले भी हैं। तो समझाना मुश्किल है, लेकिन अपना तो काम है, कोशिश है, वो करते रहेंगे। अच्छा, प्रोफेसर की डायरी की क्या कहानी है? लेखक के लिए सबसे अच्छा जवाब इसका ये होता है कि लोग खरीदें और पढ़ें। उसमें सारी बात है, तकरीबन 150 पन्ने हैं, 2-3 घंटे में पढ़ जाएंगे आप। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें कि क्या कहानी है, तो मैं ये कहूँगा कि एक ज़माने में समाजवादी आंदोलनों के नारे होते थे कि सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। शिक्षा यानी हर हाथ में कलम और किताब हो। ये जो सपना देखा गया था किसी भी देश की, किसी मुल्क की तरक्की के लिए, उसमें हर हाथ में कलम तब पहुंचेगी जब जेब से न तय हो कि हाथ की औकात क्या है, कोट अनकोट। इसका मतलब शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी थी।
और शिक्षा कैसे चीज़ों को बदलती है। मेरे सबसे प्रिय नायकों में एक ज्योतिबा फूले ने एक बड़ी छोटी सी बड़ी प्यारी कविता लिखी है कि विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र भय। एक अविद्या ने जाने कितने अन्य अत्याचार किए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अपने एक स्लोगन में, जो सबसे पॉपुलर, वर्ल्ड का पॉपुलर स्लोगन में से एक होगा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो एजुकेट मतलब शिक्षित बनो। तो शिक्षा ही अहमियत रखती है। संविधान भी कहता है कि पढ़ाई हो। प्रोफेसर की डायरी उसी शिक्षा जगत पर है और केवल 2 बात कहती है। शिक्षा की अहमियत बताती है वो किताब कि लक्ष्मण यादव जैसा एक सामान्य सा किसान परिवार में पैदा हुआ आजमगढ़ में, और गाय भैंस चराने वाले पीढ़ियों के लोगों में जब ये समझदारी आई कि यार 1 रुपया भी बचे तो इसको स्कूल भेजेंगे। हालांकि मेरी पिछली पीढ़ी भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं अनपढ़ नहीं थे, लेकिन विश्वविद्यालय कोई नहीं जा पाया, आजमगढ़ से बाहर कोई नहीं जा पाया। सरकारी स्कूलों में बहुत सामान्य शिक्षा रही। हमें भेजा उन्होंने, हमें पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भेजा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजा, हमें पढ़ाया हमारे घर वालों ने। तो कैसे एक व्यक्ति बनता है, वो शून्य था और शून्य से थोड़ा भी जो कुछ बन पाया होगा वो शिक्षा ने बनाया। तो कितनी अहमियत है इस देश को बनाने में शिक्षा की। एजुकेशन की शक्ति समझ गए ये वो किताब हमें बनाया ही शिक्षा ने, वरना हमारे पास तो कुछ नहीं। मेरे घर में कोई अंबानी अडानी नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा चौड़ी छाती करके बोल पाते हैं, बड़ा नेता नहीं। हमारा ईडी सीबीआई भेज के करेंगे क्या, कुछ है ही नहीं। ये वो किताब बताती है कि शिक्षा से बड़ी ताकत कोई नहीं है, और वो ईडी सीबीआई से डरती नहीं, वो उसमें कोई चोरी होती नहीं। तो वो ताकत बताएगी आपको प्रोफेसर की डायरी। और दूसरी बात छोटी सी ये बताएगी कि उस शिक्षा व्यवस्था पर कितने तरह के हमले हो रहे हैं। आज जब हम और आप पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, आज एक खबर आई है कि भारत में हर दिन 13 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 13 एक महीने में आप जोड़ते चले जाइए, 418,000 पिछले 1 साल में, 2 साल में 27,000 डिग्री कॉलेज स्कूल प्राइमरी बंद हो रहे थे यहाँ। तो इस तरह का हमला, सिलेबस चेंज होने का हमला, सरकार पैसा कम कर रही है शिक्षा पर, प्राइवेट संस्थान बढ़ रहे हैं, जिसकी जेब में पैसा होगा उसके बच्चे पढ़ेंगे, जिसकी जेब में पैसा नहीं उसके बच्चे अनपढ़ रहेंगे। विश्वविद्यालय लोन पर चल रहा है, विश्वविद्यालय एक विचारधारा के लोगों का अड्डा बन गया है, वहाँ सवाल पूछने पर नक्सल बोला जा रहा है। ये सारी चिंता आपको प्रोफेसर की डायरी बताएगी। ठीक बात, आएंगे एजुकेशन पे आएंगे, क्योंकि आजकल तो एग्ज़ाम लीक करने वाला मामला चल रहा है। रीनीट हुआ अभी हाल ही में, अभी यूजीसी नेट का भी कुछ आया हुआ है। अच्छा, उसमें मैं अपडेट नहीं हूँ, वो वायुयान से ही पेपर गया था रीनीट में। आएंगे अभी उस पे। आपका जो यूट्यूब चैनल है हम उस पर देख रहे थे कि आपकी नौकरी चली गई, छीन ली गई। एग्जैक्ट यही वर्ड्स उसमें लिख रखे हैं आपने। ये वही प्रोफेसर की डायरी वो कहानी बताती है, उसका आखिरी चैप्टर ये है। नौकरी छोड़ दी या छीन ली? हरकतें उस रास्ते पर जाने की थी कि नौकरी जानी ही थी। जो रास्ता हमने चुना था, उस रास्ते आज के हालात में आप नौकरी तो नहीं पा सकते। इसका मतलब ये कि हमने जानबूझकर ये रास्ता चुना था। अगर हमें नौकरी प्राथमिकता पर होती कि कैसे भी नौकरी पा जाना है, तो हम कोई और रास्ता चुनते। इसलिए हमने अपनी किताब में एक शेर लिखा है, कई बार बोल चुके हैं, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। जिसने भी ये शेर लिखा है मुझे लग रहा है मेरे लिए लिखा है। तो इस अर्थ में कहेंगे कि नौकरी को ठुकराया है हमने, क्योंकि वो नौकरी मेरी काबिलियत की शर्त पर नहीं मिल रही थी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अपने बैच का टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, मैं जिस कॉलेज में 14 साल पढ़ा रहा था, मेरा API स्कोर में 96 में था, 93 मेरे कॉलेज ने दिया था, मेरे से ज़्यादा किसी का नहीं था। सबसे सीनियर मैं था, 3 पेपर होने चाहिए, मेरे 8-9 थे, किताब मेरी थी। यानी मेरिट देख कर के वो नौकरी मिल ही नहीं रही थी। तो जो वो शर्त रख रहे थे, अदृश्य शर्त, कि आप एक अनरजिस्टर्ड संगठन के हैं कि नहीं, तो हम तो उसके विरोधी थे। इसलिए हम कहते हैं कि नौकरी ठुकरा दी। अच्छा, अनरजिस्टर्ड माने RSS? हाँ, जाहिर सी बात है। अब तो आजकल कर्नाटक के गृह मंत्री ने पूछा है कि रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो, ये बताओ। उसी के लोग बैठे हैं विश्वविद्यालय में। मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल भेजा गया था उन्हीं का आदमी, और उसने बाद में कॉलेज में बोला भी कि हमें तो भेजा ही जिस काम के लिए गया था कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालो, ताकि एक मैसेज जाए कि कोई हमारे खिलाफ बोले ना। तो ये तो कोई नौकरी की पात्रता नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर। नौकरी तो गई, फिर
समाजवादी से कब रिश्ता बना? नौकरी के पहले विचार का रिश्ता तो था। हाँ। और जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार थी तो थोड़े बहुत हम उसके आलोचक भी हुआ करते थे। सरकार नहीं रही तो हालात तब तक देश के बदल चुके थे और विचारधारा की लड़ाई बिल्कुल आमने सामने दिख रही थी कि वही अनरजिस्टर्ड संघी साधी संगठन तो वो देश के सामने खतरा बनता जा रहा है। इस देश के समाजवादी मिजाज पर, इस देश के संविधान पर, इस देश की बहिरंगी संस्कृति पर उससे लड़ने के लिए विचार ही केंद्र में होना चाहिए। बिना विचार के आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ के कुछ एक चुनाव जीत सकते हैं, लंबी लड़ाई विचार की होती है। और हमारे मन मिजाज में समाजवादी ख्याल पहले से था। पार्टी से कोई रिश्ता मेरा नहीं था तब भी, 22 का चुनाव हुआ तब तक हम लोग उस तरह से नज़दीक नहीं थे। नेताजी को लेकर के एक मन में भाव था कि भाई हाँ कि ये शख्स कुछ अलग है। मनोहर कांशीराम, इंस्पिरेशन है। नेताजी मुलायम सिंह यादव, ये वो पीढ़ी थी जिनके संघर्षों का फ़ायदा हमें मिला। कांशीराम लड़ रहे थे तो उसका फ़ायदा हमें मिला। रास्ता जो बना उससे हम चले, उसी रास्ते को आगे बढ़ा रहे नहीं कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, तो बहुत बाद में चल कर के ये रिश्ता बना। और अखिलेश यादव जैसे एक शख्स जिन्होंने खुद ये बात मानकर हमें जगह दी, सम्मान दिया, तो अभी हम बस उनके साथ हैं, कायल हो गए उनके। हाँ। उस विचार के नाते। आज वो शख्स ऐसा है कि आज आप देखिए अखिलेश यादव की जिससे लड़ाई है, अब तो यूपी के हैं जानते होंगे, सामने जो प्रतिद्वंदी है उसकी भाषा, शैली, राजनीति का तरीका निकृष्टतम है, अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं है। और मुस्कुराते हुए वो जवाब देते हैं। मैं देखता हूँ कि इस नेता के पास ऐसा बहुत कुछ है। आज तक उनका कोई विवादित एक वाक्य आप नहीं पाएंगे, किसी के खिलाफ नफरत का कोई एक ख्याल नहीं पाएंगे। एक विजन है। और विचारधारा में थोड़ा 5 साल पहले के अखिलेश कहीं और थे, आज तो वो एकदम संविधान बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया। तो लक्ष्मण यादव जिस रास्ते चलकर बना, आज अखिलेश यादव को उस रास्ते पर चल के देखता है, तो ये विचारों का रिश्ता है, इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। तो अपने आप को आप समाजवादी पार्टी के नेता मानते हैं? मैं नेता इसलिए अभी नहीं कहूँगा कि मेरे पास कोई पद नहीं है। मैं विचारों से समाजवादी हूँ और मैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़ा हूँ। तो जो वहाँ उम्मीद बनकर खड़ा है उसके साथ है। ठीक बात। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जैसे आप अनरजिस्टर्ड जिसको टारगेट कर रहे हैं, उस संगठन में कुछ तो बात होगी। वो संगठन इतना बड़ा है, इतना विराट है और बहुत समय में बनाया गया है। मुझे लग रहा है कि अभी कुछ 100वीं जयंती ये लोग मना रहे हैं। 100 साल हो गए। 100 साल हो गए। तो कहीं ना कहीं वर्किंग में लेको मजबूत है वो। नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहेंगे आप इसको कैसे देखते? जिसका आगाज ही उस समय की औपनिवेशिक तानाशाही सरकार के सामने माफ़ी मांगने से हुआ। शुरुआत ही 1925 में आरएसएस बना। उनके जो पहले गुरुजी हेडगेवार, वो एक आंदोलन में तो भाग लिए थे आज़ादी के, जेल भी गए थे। उसके बाद आरएसएस ने कभी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उसका तो विरोध किया आरएसएस ने। उनके जो बड़े वैचारिक नायक, जो वैसे तो आरएसएस से सीधे नहीं थे लेकिन उनके आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में आज महानायक बने हैं, वो अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लिख रहे थे। संगठन बड़ा करने के लिए ये सब रास्ता चुनना पड़ता है। जो अपने दौर की ताकत है उसके सामने झुक जाओ, पेंशन लो, उनसे समझौता कर लो। तो अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे? अखिलेश जी अपने विचार से लड़ेंगे, क्योंकि उस समय विचार से लड़ रहे थे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वो आरएसएस में कभी नहीं गए। ठीक बात। आप प्रोफेसर भी रहे हैं और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी भी हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पुराने एजुकेशन सिस्टम में और आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर पाते हैं? पहला तो ये, और दूसरा ये कि भविष्य में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या चाहते हैं कि भविष्य में जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इस तरह से दुरुस्त हो, या हम सत्ता में आएंगे तो हम दुरुस्त करेंगे, हम इसके लिए अड़ जाएंगे अखिलेश जी से, वो वाली क्या बात? हालांकि अड़ने की जरूरत नहीं। मैंने वो मैनिफेस्टो देखा 2022 का भी, 24 का भी और 27 का भी आएगा, तो मुझे लगेगा कि अपने आप वो एक उम्मीद देगा कि ऐसा ही तो शिक्षा चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने पहला सवाल जो किया वहाँ से शुरू करते हैं कि आज के पहले शिक्षा कैसी थी और आज कैसी है। हाँ, ठीक बात। भारत जब आज़ाद हुआ, एक छोटा सा दर्शन है इसके पीछे, इसको समझना होगा कि भारत बहुत गरीब देश था, बहुत मुसीबत में, बहुत विपरीत हालात में था।
इसलिए राज्य ने अपनी जिम्मेदारी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में एक भाषण दिया था। दो नायक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, महात्मा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर। फूले ने भी ये बात कही कि शिक्षा सबसे अहम चीज़ है। फूले तो अपने घर में विद्रोह करके उनको शिक्षा देने के लिए स्कूल खोल रहे थे जिनका प्रतिबंधित था। एक फिल्म बनी है फूले, कम से कम सबको देखनी चाहिए। पोस्टर लग गए कि धर्म के विरोध में काम कर रहा है। कल्पना करिए इस देश में शिक्षा सबको देना धर्म विरोध में पाप माना जाता था। जो दोनों एजुकेट करना गलत मानते थे उनको, जिनको एजुकेशन से दूर रखा गया, और कुछ लोग कहते हैं जाति नहीं है, वंचित रखा गया। हाँ, बैन था। पहला स्कूल खोला तो पत्थर चलते थे सावित्रीबाई फुले के ऊपर, और फिल्म देख लें, बाकी तो इतिहास पढ़ना हो तो हमारा यूट्यूब देख लेंगे। और दूसरे थे नायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने भी कहा कि राज्य जितना पैसा लेता है उसका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। समाजवादी आंदोलन में नारे लगते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। भारत जब बना ना आज़ादी के बाद, संविधान के बाद, तो भारत के लोगों के आंखों में एक सपना भरा गया था। आपकी जेब से तय नहीं होगा कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं, पढ़ाई और दवाई, तो ये राज्य की जिम्मेदारी थी। आप देखे होंगे कि बहुत सामान्य से प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, फ्री में शिक्षा देते थे। भारत गरीब था तो फ्री में शिक्षा देता था। आज कह रहे हैं लोग कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा, 5 ट्रिलियन, और शिक्षा बेच दी। ये अंतर, बड़ा अंतर है। अब आपकी जेब से तय हो रहा है कि आपको कैसी शिक्षा मिलेगी। ये झूठ है, लोग कहानी गांव में। आप भाई साहब एक बात याद रखिएगा, एक आज आते समय मैंने एक रील देखी, किसी फिल्म की है, बहुत सामान्य प्राइमरी स्कूल का दृश्य है। एक कक्षा में टीचर बैठा हुआ है, एक गरीब बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर डॉक्टर बनने की पढ़ाई कैसे होती है। तो मजाक में वो टीचर कहता है क्या, डकैत बनने की? तो उसका दोस्त कहता है नहीं सर, ये डॉक्टर बनना चाहता है, पढ़ने में बहुत तेज है। तो वो कहता है कि तुमको पता भी है उसकी फ़ीस कितनी है? यहाँ जितने लोग बैठे ना, सब की आमदनी जोड़ लोगे तब भी फीस नहीं भर पाओगे। तुम्हें पता है मेरे गांव से कौन गया था डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने? प्रधान का लड़का। इसलिए बड़े सपने मत देखो, औकात नहीं है। मैं उस सिनेमा से बता रहा हूँ कि बाद में वो दोनों दोस्त बाहर निकलते हैं तो उसका दूसरा दोस्त कहता है कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तू पढ़ाई कर, मैं बम्बई जाऊँगा, मेरा दोस्त ढाबे पे काम करता है, मैं वहाँ मेहनत करके हर महीने तुझे पैसा भेजूँगा, तू पढ़। तो कहा तू क्यों नहीं पढ़ेगा? क्या मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ? तू डॉक्टर बन जाएगा तो मेरी मदद कर दियो। ये इस समय की देश की शिक्षा व्यवस्था है, वो आपकी जेब से तय हो रही है। अब आप गरीब घर में पैदा हुए तो छोड़ दीजिए, ये अपवाद लाखों में एक हो जाए कि ये गरीब का रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया। अब आप भूल जाइए साहब, जो आईएएस बनने की कोचिंग है वो लाखों रुपए के, और अपवाद सामान्य नहीं होता। तो वो एक शिक्षा व्यवस्था थी जब राज्य ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। अब उस शिक्षा व्यवस्था को धीरे धीरे पिछले 2-3 दशक में बेचा गया, अब वो मुनाफा का व्यवसाय बन गई है। अब जैसे उसका एग्जाम्पल देते छोटा सा, आपके दर्शक इस बात को समझेंगे। जिस दिल्ली विश्वविद्यालय से, जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की, 300 रुपये 1 साल की फीस थी, 400% फीस बढ़ाई गई। और जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको मुकदमा लगा के जेल डाल दिया। आज की शिक्षा व्यवस्था, आपकी सरकार आएगी तो क्या करिएगा? ये हम जिसका विरोध कर रहे हैं उसको बंद करेंगे। सबको शिक्षा, सबको रुपया करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा इतनी कम होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। हमारे तो सरकार की बात कर रहे हैं, समाजवादियों ने नारा दिया केजी से पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त, लड़कियों की मुफ्त, गरीबों की मुफ्त, और ये सारी चीज़ें। तो शिक्षा अब जो व्यवसाय बन गई है, मुझे लग रहा है कि उसको रोका जाए। तो हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, चाहे वो, और मुझे लगता है वो समाजवादी लोग ही पूरा करेंगे, वो सेकुलर हो। उसमें ये ना हो कि एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगल काल हटा देंगे तो राणा प्रताप को महान कैसे बताओगे? तो इसी तरह से सिलेबस को एक रंग में मत रंगो, शिक्षा व्यवस्था को सबके बराबर रखो, और सबकी पहुंच तक होनी चाहिए। ठीक बात। आजकल बड़ा कड़क मामला चल रहा है अयोध्या का, तो चंदा चोरी पे क्या कहेंगे आप? मैं किसी आरएसएस वाले पुराने भक्त की एक वीडियो देख रहा था, उसी के जरिए अपनी बात कहूँगा। जब उसका मोह भंग हो गया था, उसने कहा ये चोरी नहीं थोड़ी है। वो एक व्यक्ति हमसे बोला कि 1949 में जब मूर्ति रखी गई रात में और 92 में मस्जिद ढाई गई, वो 2019 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इन दोनों को गैर कानूनी कृत्य कहा था।
तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, पुराना इतिहास से ख़त्म हो गया। फिर मैं देख रहा था कि कांग्रेस ने कई जगह मंदिर का ताला खुलवाने, पूजा शुरू कराने इसका, और उसके बाद एक स्वयं सेवक है, कार सेवक, वो कह रहा था कि नरसिम्हा राव की मूक सहमति थी, फ़ायदा उसे नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि वो आदमी ही मुझको बता रहा था, वो कार सेवक, पुराना कार सेवक था, उसने बताया कि जब ये लोग कार सेवा के नाम पर चंदा जुटा रहे थे तो सर 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, इनमें झगड़ा हो गया, तब भी चोरी हुई थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। इस बार वाला कितना है भाई? मैं तो अभी मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, कह रहे हैं लोग कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि एसआईटी बनी है, जांच करेगी। और आज ही मैं खबर देख रहा था कि जो एसआईटी में है, जो सबसे अहम व्यक्ति, उसके ऊपर भी पता नहीं, अगर गलत नहीं हो तो 420 का मुकदमा चल रहा है, तो जांच क्या करेगा? और उन्हीं के लोग बता रहे हैं, मैं नहीं जानता। हम तो ये कभी आपके संपर्क में उनके लोग कैसे आ गए? नहीं, ये तो पब्लिक में बोल रहे हैं वो, हमें अलग से जांच करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जैसे मैं एक बात आपका हमने की वीडियो भी देखा, हाँ, उसमें आपने लिखा है 33.5 लाख करोड़। ये हालांकि निवेश वाला है उत्तर प्रदेश का। ये जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने पिछले दिनों बड़ा प्रचार किया कि यूपी में इतना निवेश आया, तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक रिपोर्ट बनाई है। तो हमने कहा कि केवल राम मंदिर में चोरी नहीं हो रही है, इधर देखो 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का घोटाला हो गया है। अब आते हैं राम मंदिर की चोरी पर। चोरी, अब जरा इसका एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उस आदमी ने बोला कि जब विश्व हिंदू परिषद चंदा जुटा के मंदिर आंदोलन चला रहा था, तब भी घपला किया, उस समय हुआ। वही आदमी बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने कहा, का नाम नहीं बताइएगा, वो कार सेवक है कोई, अब उतना अहम नहीं था कि उसका नाम याद रखते, लेकिन खोज के बता देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। उसने फिर कहा कि वही लोग थे जब मंदिर के लिए चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर लोगों ने कहा अच्छा चलो ख़त्म हो जाए, बन जाए मंदिर, कोई बात नहीं, बहुत मंदिर है कि भी बन जाए। ज़मीन खरीद रहे थे लोग, उसमें घोटाला। तो ये नया चंद चढ़ावा चोरी का मामला नहीं, एक ज़मीन 2 करोड़ रुपए में सुबह बेची जा रही है, और जो खरीद रहा है 2 करोड़ में, वही कुछ घंटे बाद और 18.5 करोड़ में दूसरे को, ट्रस्ट को बेच रहा है। इतना बड़ा बड़ा घोटाला वही आदमी बोल रहा है, वो जो राम भक्त आस्थावान हिंदू है, वो किसी पार्टी का नहीं है। उसी आदमी ने कहा कि ये आरएसएस वाले पूरे मंदिर को चलाते थे। उन्होंने ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ट्रस्ट बनाया किसने? कांग्रेस ने नहीं, सपा ने नहीं, किसी और ने नहीं। ये बनाया किसने ट्रस्ट? बीजेपी और आरएसएस ने। तो उसमें लोग किसके हैं? बीजेपी और आरएसएस के। नियंत्रण किसका? बीजेपी और आरएसएस का। और उत्तर प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो अयोध्या के गलियारों में हर दिन ये होता था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा था। 5 जून तक खूब कानाफूसी चली। 6 जून 7 जून एक नेता उत्तर प्रदेश का हिम्मत करके लिख देता है, अखिलेश यादव, कि यहाँ चोरी हो रही है। उसके बाद ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। शुरू में सब कहे कि सज्जनों यहाँ पर कोई इस तरह का नहीं हुआ, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उनको लगा मैनेज हो जाएगा। हाँ भाई, बहुत दिन तक चाहा कि ये छिप जाए, मैनेज हो जाए। अब हुआ क्या कि लोग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कबीर को याद करता हूँ कि लाडू लावन लापसी, मूरत चढ़े अपार, और पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुछार। हम तो कुछ और मानते हैं, लेकिन जो आस्थावान हिंदू है, कोई कह रहा है कि मैंने 200 किलो चांदी की वो चढ़ाए कहाँ है, कोई कह रहा है ये, तो 4-5 चीज़ें उन्होंने दिखा भी दी। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं था तो ट्रस्ट में इतना बदलाव क्यों हो रहा है? ये जो ड्राइवर और कंडक्टर, इसको तुम फंसा रहे हो, ये ड्राइवर और कंडक्टर भी तो आरएसएस और बीजेपी वाले हैं। ये इसमें कोई बाहर का तो क्या नहीं? सच्चाई है? कोई टिन्नू यादव हैं? हाँ, वो आरएसएस का आदमी है। हाँ, उनका बड़ा चल रहा है कि कुछ उन्होंने बहुत दफा अखिलेश जी से बात हुई है, कुछ अच्छा, कॉल अगर हुआ बात हुई होती तो अब तक बीजेपी वाले छोड़ते? ये तो माहौल बनाते हैं। जिसके ऊपर कोई सबूत नहीं मिलता उसको तो सालों ये जेल में रख देते हैं, फर्जी मुकदमे डाल देते हैं। जिसका सबूत होता उसको वो इस तरह छोड़ते। वो भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला था। ये बीजेपी क्या करती है, कनफुकवा गिरोह जो आरएसएस चलाता है, वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हवा में छोड़ देता है। किसी छुटभैये से बुलवा देगा, फिर अपने छुटभैये टीवी एंकरों से इस पर शो करवा देगा, कुछ दिन हवा में चले, असली मुद्दा भटक जाए। अच्छा, भाजपा और आरएसएस वाले अपने देखिए जाति देख करके जोड़ रहे हैं ना, वो आरएसएस का आदमी है। वो जो टिन्नू है वो किसका ड्राइवर है? चंपत राय का। चंपत राय। तो चंपत राय किसका आदमी है? आरएसएस का।
तो आरएसएस वाले बिना सपा के आदमी को ड्राइवर रखेंगे? कहाँ मजाक कर रहे हो? वो आदमी आरएसएस का है, तुम उसको लुटवा रहे थे, वो लूट रहा था, इसमें कहाँ से अखिलेश यादव आ गए? तो ये बीजेपी और आरएसएस इसी तरह से भटकाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, लोग इसे गांव-गांव खोज रहे हैं। थोड़े से अंधभक्तों से वीडियो बनवा के बीजेपी वालों ने मैनेज करने की कोशिश की, हमने भगवान राम को चढ़ावा दे दिया, अब भगवान जाने और वो जाने। लेकिन नहीं, अब चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्त आ गए, हम तो नहीं चढ़ाएंगे, ये सब लूट रहे हैं, हम उस पैसे को किसी भूखे को खाना खिला देंगे, हम मंदिर को नहीं, ये लोग बोल रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि जो राम का चढ़ावा चोरी कर लेगा वो तो किसी का कोई सगा नहीं हो सकता। राम को कौन लाया? तुलसीदास नहीं लाए, वाल्मीकि नहीं लाए, दशरथ नहीं लाए, त्रेता में नहीं आए राम। कब आए? राम को कोई उंगली पकड़ कर ले आया था। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये आस्थावान हिंदुओं की भावना हाथ नहीं की उन्होंने। हनुमान की पतंग बना के कौन उड़ा रहा था? अभी एक और जो है वायरल हुआ है कि आई थिंक नितिन नवीन जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हनुमान जी का कोई कार्यकर्ता रोड शो चल रहा है, हाँ रूप धारण गेटअप करके, हनुमान जी का पहन करके बीजेपी का झंडा लेकर के आप नृत्य करा रहे हैं। आप कहाँ से आस्थावान राम भक्त हुए? ये मतलब मीम बना के लोग कह रहे हैं कि राम जी, मतलब मीम चल रहा है कि राम जी कह रहे हैं हनुमान तुम्हारी पहरेदारी की बात थी, तुम कहाँ हो, यहाँ चोरी हो रही है। तो वो कह रहे हैं हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने यहाँ नचवा रहा था। आपने मजाक बना दिया धर्म का। धर्म एक बड़ी पवित्र चीज़ होती है। देखिए, हम तो अंबेडकर और लोहिया को मानने वाले हैं। मतलब राजनीति में नहीं होना चाहिए, लोहिया को पढ़ना चाहिए इसके लिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो एकदम अलग राय रखते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत में धर्म की आड़ में जाति, पाखंड, अंधविश्वास बहुत कुछ चला दिया गया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर धर्म पर अलग राय रखते हैं। वो तो हिंदू धर्म को छोड़ देते थे। इससे बड़ा तमाचा कोई क्या मारेगा कि ये धर्म सुधरेगा नहीं, छोड़िए उनको। डॉक्टर लोहिया पे आते हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि एक कोई राम है ही नहीं। एक किताब है, श्रीनिवासन ने उनको वो किया है, कंपाइल किया है, 300 रामायणाज। भारत देश में राम की 300 प्रकार की कथाएं हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने, आरएसएस ने बहुत सुनियोजित तरीके से एक तुलसीदास के रामचरितमानस को आधार बनाया, एक राम को राजनीति का आधार बना दिया। जबकि ऐसा है नहीं। रामायण मेला जब लगवाते थे डॉक्टर लोहिया, तो वो कहते थे कि जितनी भाषाओं में राम कथाएं हैं सबका मंचन होगा। राम के बहुत अलग अलग चरित्र हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक तो कबीर के भी राम है ना। तो इस तरह से वो नहीं था। लेकिन ये जो बीजेपी के राम है, ये बहुत गड़बड़ कर दिया इस कॉर्पोरेट वाले नहीं। ये एक तो हिंसक आपने बना दिया। आपने इस राम के जरिए अपनी कुर्सी देखी। आप यूज कर रहे हैं। मंडल आंदोलन के पहले तक ये तो धर्म के लोगों का मामला था। पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी कहती है कि अब हम मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे, राजनीतिक मुद्दा है। कैसे राजनीतिक मुद्दा हो गया? वो दो धर्म वाले अपना सुलझाते। तो बीजेपी ने मंडल के विरोध में कमंडल और मंदिर की राजनीति शुरू की। ये हम इतिहास भूलेंगे नहीं। लेकिन उनको तो सफलता मिली। भले मिले, सफलता तो हिटलर को भी मिली थी। तो हिटलर इतिहास में क्या कामयाब और नायक के रूप में गिना जाता है? कामयाब होना और सबसे बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाना, इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सही हैं। आप जब तक कुर्सी पर ताकत है, आपकी बात लोग बोलने में, सच बोलने में डरेंगे। हम नहीं डरेंगे भाई। हम तुम्हारे ईडी सीबीआई से डरते नहीं। हम ये कहेंगे कि राम का आस्थावान भारत के राम भक्तों का राजनैतिक दुरुपयोग बीजेपी और आरएसएस ने किया। अब फिर से वो कर रहे हैं और इस समय उनको एक्सपोज कर दिया है उन्हीं के लोगों ने कि ये राम के भी नहीं है। ये चोरी अगर करने पे आएंगे, फूट हो गई। मतलब नहीं, फूट नहीं है, उनका असली चरित्र सामने आ गया। अगर आप भगवान राम के होते, या जो लोग मंदिर में थे वो कम से कम डरते कि यार भगवान की चोरी ना करो। तुम अंबानी अडानी के यहाँ से कुछ चुरा लो, तुम वो जो होता है ना 5 किलो अनाज वाले में से चुरा लेते, सड़क बनाने में 40% कमीशन ले लेते, तुम मंदिर बनाने में 40% कमीशन ले रहे थे। एक आदमी आया है राजस्थान का, वो कह रहा था कि हम मुफ्त में पत्थर दे रहे थे। उन्होंने कहा नहीं हम खरीदेंगे, और उन्हीं के लोग कह रहे हैं 40% कमीशन। तुम भगवान से भी नहीं डरे। इसका मतलब तुम राजनीति करते हो, तुम आस्था का दुरुपयोग कर रहे हो। अखिलेश जी ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया एक कि नितिन नवीन जी पहली दफ़ा आए हैं, मंदिर नहीं गए। अयोध्या नहीं जाइएगा। क्यों नहीं गए? कितना अच्छा सवाल है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं आजकल?
प्रधानमंत्री बोल क्यों नहीं रहे हैं? इतना बड़ा इवेंट। अच्छा फिर से आइए, चलिए हमारी बात मत मानिएगा। जब आप राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, किसी ने विरोध किया? राम मंदिर का फैसला आया, इनके कारगुजारी को उजागर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम सहमत असहमत अलग बात है, किसी ने विरोध किया? कोई अलग से वो कहा कि मंदिर नहीं बनेगा? मंदिर बना, ट्रस्ट बना। आपका विरोध शुरू किसने किया? साधु संतों और शंकराचार्यों ने। मंदिर अधूरा है, प्रवेश कर रहे हैं राजनीति के लिए। किसने कहा? साधु संत शंकराचार्य, अकॉर्डिंग टू बीजेपी। जिसको बीजेपी साधु संत कहती है, वही लोग तो विरोध किए। चुन चुन के लोगों को निमंत्रण किया जा रहा है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है, ये है वो है, अधूरे मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने विरोध किया, बीजेपी एक्सपोज हुई। उसके बाद चढ़ावा चोरी को किसने वहां से रिवील किया? आस्थावान। पिछला आदमी जिसने कहा था कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, उसको हटाया। ये आदमी है कौन? उसका नाम देखिए, पब्लिक में है, मैं नाम क्यों लूँ उसका। वो इंटरव्यू देके कह रहा है कि पहले मैंने शिकायत की, फिर SBI के यहाँ जब पैसा जाता था उसने कहा कि घोटाला हो रहा है, सबको चुप करा दिया गया। और जो रिवील कर रहा था, जो इस चोरी को उजागर कर रहा था, उसको हटा के किसी और को रख दिया। वही मीडिया में आके बोला। इसका मतलब भाजपा राम की नहीं है, वो राम के नाम पर दुरुपयोग करके कुर्सी की है, पैसे की है, पैसे के लिए कुछ भी बेच देंगे ये। तो वो अब सबके सामने आ गया। ठीक बात। मुख्यमंत्री योगी जी अच्छा एक बात और अधूरी रहेगी। हाँ। अखिलेश यादव ने कहा ना कि आप अयोध्या आए, पहली बार आए हैं, गए क्यों नहीं? इसी से मैं जोड़ के एक बात कहूँ, राम मंदिर बना तो चुनाव प्रचार में भाषण देकर के इसके क्रेडिट कौन ले रहा था? भाजपा ही। राम मंदिर के नाम पर वोट कौन मांगा? भाजपा ही। सारी क्रेडिट जब तुमने ली तो चोरी की क्रेडिट कौन लेगा? और अब क्यों मंदिर पे नहीं जा रहे? अब तक तो नथुना फड़फड़ा के मोदी जी को भाषण देना चाहिए था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या बात। ये तो बीजेपी का नारा है। आप क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री क्यों चुप है? योगी आदित्यनाथ अनाप शनाप बोल रहे। अच्छा कार सेवकों पर गोली की याद कर रहे हैं। अच्छा हालांकि बीच में अभी विनय कटियार जी ने जो है इस पे कुछ उजागर भी करने का बाद में पलट गए, पता नहीं। बाद में पलट गए। मैं दो लोगों का नाम ले लूं चूंकि प्रसंग बहुत जरूरी है। एक मैं याद करूंगा कि अब पुरानी चीज़ें छोड़ देते हैं। आनंद पटवर्धन की एक डॉक्यूमेंट्री है इन द नेम ऑफ गॉड, राम के नाम। आप उसमें देखिएगा कि महंत लाल दास जो राम मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने तब भी कहा था ये जो लोग यात्रा निकाल रहे हैं ये इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, आप चाहें तो उनकी वीडियो लगाइएगा। ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आदमी मर जाए, कट जाए, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ जाए, उन्होंने बोला था। कौन? महंत लाल दास। जो कुछ दिन बाद वो मृत पाए गए, वो गुजर गए। ये वो लोग बोल रहे थे मत हमारी बात सुनो लक्ष्मण यादव के, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तुम ये कह के भटका रहे हो। कम से कम अपने आदमी को अपने लोगों की बात सुनो, वहां से शुरू करिए। उसके बाद देखिए कि कल्याण सिंह जैसे आदमी ने, जिन्होंने हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे, और बाद में उन्होंने कहा था कि हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया कि हमें लगा कि विवादित स्थल पर कार सेवक घुस गए, तो मैंने कहा घुस भी गए हैं, गुंबद पे चढ़ गए हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। हिंदू हृदय सम्राट कौन? कल्याण सिंह। किस जाति के थे? लोधी, OBC। बीजेपी निकाल क्यों दी उन्हें? बीजेपी से छोड़ करके बाहर अलग पार्टी क्यों बनाए? राम मंदिर का जब सब काम हो रहा था तो कल्याण सिंह को बुलाया क्यों नहीं गया? उमा भारती को बुलाया क्यों नहीं गए? OBC चेहरे हैं। विनय कटियार कौन है? अब मैं यही कह रहा हूं, जो बीजेपी और RSS में वो आप उन्हीं के नहीं। तो RSS में क्या सिर्फ जनरल वाले हैं? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया? अच्छा उस समय राष्ट्रपति कौन थे 2019 में? मुर्मू। क्यों नहीं बुलाया? अच्छा मोदी जी क्या थे? मुख्य भूमिका में 3 लोग, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत। ये तीनों कौन लोग हैं? इनमें कोई पुजारी है, कोई संत है, कोई कौन लोग हैं ये? इनमें 2 तो नेता हैं। एक को तो समझ में आया तो शुरू से राजनीति कर रहा था, गुजरात से दिल्ली। दूसरे को ये समझ में आया कि मठ में उतनी ताकत नहीं है, इसलिए लखनऊ में ताकत है, तो मठ छोड़कर लखनऊ आए। सन्यासी थे और सत्ता पाने के लिए चुनाव लड़के यहाँ आए। तीसरे RSS चलाते हैं, गैर राजनीतिक संगठन। आप में से कोई धार्मिक आदमी तो है ही नहीं। और आपने कल्याण सिंह को क्यों नहीं बुलाया? आपने उमा भारती को क्यों नहीं बुलाया?
आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि आप एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे थे। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते, जो बात उन्हीं के लोग कह रहे हैं हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो विनय कटियार जी शुरू में सच बोले, बाद में पलट गए, अब अंदर क्या कहानी हुई हमें नहीं पता। जैसे धीरे धीरे करके 27 करीब आ रहा है और गांव देहात की राजनीति बड़ी अलग होती है। जैसे यूजीसी का मुद्दा आया, तो क्या यूजीसी का मुद्दा, ये चोरी हो जाना राम मंदिर में और इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं, पेपर का लगातार लीक होना, और जैसे एक 59,000 भर्ती वाला भी मुद्दा चलता है, उसमें बहुत सारे लोग हमेशा धरने पे बैठते हैं, मार खाते हैं और प्रशासन का एक अपना दोहरा चरित्र देखने को मिलता है। इसका प्रभाव पड़ेगा 27 में या ये मैनेज कर ले जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, मैं उसमें और भी जोड़ते जाऊं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, जिन दलितों पिछड़ों को उन्होंने भटकाया था झूठ बोल करके कि 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए। कल्पना करिए कि 10 साल जिसकी सरकार हो जाए और वो इसको प्रमाणित न कर पाए कि वो 56 कौन यादव थे, तो झूठ पकड़ में नहीं आएगा। अब तो अति पिछड़े भी और गैर यादव ओबीसी कहते हैं कि यार ये सब झूठ बोल के हमारा वोट ले लिए। अगर 86 में 56 एसडीएम यादव थे तो 10 साल तो पर्याप्त होता है ना, फाइल निकाल के दिखा देते कि ये थे। आज जो उस समय के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे अनिल यादव, जेल में हैं क्या अगर वो गलत किए थे तो ट्रिपल लेयर आरक्षण का? वो तो बाहर है, एक नोटिस नहीं उनके खिलाफ आई। दूसरी बात, यानी तुम आरक्षण विरोधी हो, ये बात उत्तर प्रदेश में चर्चा में है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले ने इस पर एक मुहर लगा दी कि 69,000 शिक्षक भर्ती 3.86%, ओबीसी का आरक्षण 27%, आबादी उत्तर प्रदेश में 60%। यादव का हक मारा गया कि सबका मारा गया? अब तो सारी जातियां पूछ रही हैं कि अरे बीजेपी तो किसी की नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात, पेपर लीक। इलाहाबाद में जा कर के बीजेपी वाले कोई रैली कर सकते हैं छात्रों के बीच में? नौकरी दे नहीं पाए। 2018 के बाद से आज तक शिक्षक भर्ती नहीं आई। इंतजार कर रहे हैं वो नौजवान, डिग्री उनकी बेकार हो रही। टेट एज भी निकल रही है। आप एग्जाम पे एग्जाम लिए जा रहे हो। टेट करवाया अभी सब। आपने शिक्षकों को फिर से देने के लिए मजबूर किया और आपका शिक्षा मंत्री कहता है कि शिक्षक की जरूरत नहीं है, सरप्लस है। जिनको जरूरत है उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं और जिनके नहीं जरूरत उनके एग्जाम हो रहे हैं। अब शिक्षक जो नौकरी परमानेंट कर रहे हैं उनके एग्जाम हो रहे हैं। यूपी की जनता ये देख रही है, वो ये कह रही है कि आप एक वैकेंसी ढंग से नहीं करा, छोटी छोटी कराई आपने जिसकी पीठ थपथपाते हैं, आपने बड़ी कोई वैकेंसी अच्छी नहीं कराई। नौकरी न पाया हुआ युवा देख रहा है कि आप हिंदू मुसलमान इसीलिए। आज योगी आदित्यनाथ से जब राम मंदिर में पूछा जाता है तो उनको कार से गोली याद आती है। सोचिएगा, नमाज, कब्रिस्तान, माफिया, मिट्टी मिला, ये भाषा है मुख्यमंत्री की। अब 2-3 का जवाब देते चलूं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 या 21 माफिया का नाम देकर के उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि इन माफियाओं के पास कितने असलहे हैं, कितना आपराधिक रिकॉर्ड है, जरा सरकार हमको बताए। उसमें एक कोई शायद यादव था, मुसलमान शायद एक आध कोई होगा, मैं ध्यान नहीं दिया। 14-15 मुख्यमंत्री के स्वजातीय थे। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हो कि माफिया का मतलब कोई एक जाति या धर्म नहीं होता। आप माफिया को अलग अलग कर रहे हो। दूसरा, आप कह रहे हो कारसेवकों को जो गोली चलाया, उसका जो गोली चलाने वाला था उसका एक रिकॉर्ड पर आपके एक जवाब दे दूं। जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो मुख्यमंत्री का फर्ज होता है कानून व्यवस्था का पालन करना, वो कर रहे थे। 23 अक्टूबर 1990 समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा रोकी, ये कहते हुए कि आपकी रथ यात्रा से दंगा फैल रहा था, मारे जा रहे थे लोग, ये ऑन रिकॉर्ड है। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 लखनऊ में गोली चली। कौन उसके पीछे कारण है, उसका पूरा इतिहास लंबा हो जाएगा। गोली चलाने वाला शख्स मीडिया में बोल रहा है कि कई बार ऊपर से आदेश लेने की जरूरत नहीं होती। प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा, और जैसे सरकार बदली, एक तथ्य और याद रखिएगा कि अगस्त 1990 में जैसे ही मंडल लागू हुआ, सितंबर 1990 में रथ यात्रा शुरू हुई थी। और अक्टूबर 1990 की ये कहानी है। ये सारे पिछड़ा विरोधी लोग थे जो उस यात्रा में निकले थे। नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाने का आदेश दिया। उसके बाद वही नृपेंद्र मिश्रा कल्याण सिंह की सरकार में भी वही पद पर थे, तब भी चलो कोई बात नहीं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो उस नृपेंद्र मिश्रा को अपने साथ ले गए। और चौथी बात,
मंदिर निर्माण ट्रस्ट का चेयरपर्सन कौन बना, हेड कौन है? नितिन मिश्रा। इसीलिए अखिलेश यादव ने संसद में कहा जो गोली चलाने का आदेश दिया वो मंदिर बनवा रहा है। अब एक दूसरी बात कि आप कहेंगे मुलायम सिंह यादव का भी भाषण है और नेताओं का भी भाषण है, तो भाई वो कहते थे सांप्रदायिक ताकतों को हम रोकेंगे। अब पुलिस गोली चलाती है। आज यही बात योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तब नहीं समझ में आता। पुलिस अपना काम करती है, हमारा एक पुलिस वाला पहलवान है तो पहलवान की तरफ बोल देगा। अभी मेरठ में पुलिस वाला थप्पड़ मार रहा उसी था। पे आ रहे हैं, दलित बेटी के लिए न्याय मांगा, एसएसपी ने जड़ दिया था, थप्पड़ मारा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दलितों का प्रोटेस्ट था, थप्पड़ मार दिए। एक वीडियो ऐसी दिखा दो जो किसी और वर्चस्वशाली प्रोटेस्ट पर आपने ऐसे ही थप्पड़ मारा हो, गाली दी हो। अच्छा, इससे क्या प्रशासन को मोटिवेशन मिलता है कि आगे जाके एडजस्टमेंट हो रहा है? पता नहीं, मतलब दो बातें इसमें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। इस पे पॉलिटिकल स्कोप देखने को मिल रहा है, क्योंकि थप्पड़ मारो, सरकार के लिए काम करो, पहले उदाहरण है, मतलब और आगे जाके उनको प्रमोशंस मिल जाते हैं, टिकट्स मिल जाते हैं। संभल में एक सीईओ जब इस तरह के विवादित बात बोल रहा था तो मुख्यमंत्री पीठ थपथपाने लगा, तो बाकी पुलिस वालों को क्या मैसेज जाएगा? मोटिवेशन मिला भाई, जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री का चाहता कौन बनेगा जो मस्जिद पर बुलडोजर चलवा दे, जो ये कर दे। एक पुलिस वाले ने, आप एक कॉमन सेंस ग्राउंड पे भर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत का। नमाज पढ़ते हुए आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल ये जानते हैं कि अनपढ़ों का देश बना दिया, खुल के डिबेट तो होती नहीं, कांवड़ यात्रा सड़क पर ही होती है और पुलिस पैर दबाती है। एक अधिकारी नहीं बोल सकता क्योंकि सारे अधिकारियों को प्रमोशन चाहिए, सारे अधिकारी चुप हैं, डरे हैं, हमारी ही जांच बैठा देंगे तो क्या होगा। पैर दबा रही है पुलिस ना। एक धर्म की यात्रा पर एक लोकतांत्रिक देश की पुलिस पैर दबाएगी तो न्यूट्रल कैसे रह पाएगी? और दूसरे ये नमाज पढ़ने वालों पर नफरत भरेंगे आप रोज। तो जब सरकार और पुलिस प्रशासन एक जाति धर्म देख करके अगर व्यवहार बदलेगा तो ये एक सरकार को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन देश के संविधान और सेकुलर डेमोक्रेटिक चरित्र के लिए बड़ा नुकसानदायक। ये पुलिस वाले शायद ये बात नहीं समझ पा रहे। आप कह रहे हो कि उस एसएसपी की भाषा सुनिए कि आपराधिक चरित्र का आदमी था, बहुत था। रामजी लाल सुमन, उन्होंने एक बयान दिया संसद में, हथियार लहराते हुए आगरा में रैली हुई थी, अखिलेश यादव को जान से मारने की बात उसमें वीडियो में बोली गई थी। बहुत वीडियो वायरल हुआ था वो तो। अपराधी या तो यूपी से फरार है या यूपी से जेल में है। और आपका अपराधी जब एक खास किस्म का है जो आपको अच्छा लगता है तो पुलिस चुप रहती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? आपको पुलिस का जान के 27 में ये भी काम आएगा। पुलिस को पकड़ रही थी, पुलिस अपहरण कर रही थी, पुलिस हत्या करवा रही थी। ये वीडियो आ रहा है, मुंह से गोली ठाए ठाए नहीं चला रही थी, पुलिस फिरौती मांग रही थी। कार्रवाई हुई है, कहेंगे तो आप एक सिलसिलेवार सबूत देंगे। मेरठ में एसएसपी ने जब मारा तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं कि वहीं कुछ ताकतवर लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया थाने के सामने, तब क्यों नहीं थप्पड़ चला? आप गलत कोई कर रहा था, आप पकड़ते, आप जेल ले जाते, आप मुकदमा करते, आप सजा दिलाते। कॉन्स्टिट्यूशनल वे है, उस पर थप्पड़ कैसे मार दिया? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। वो दलित है इसलिए, मतलब आपको ये आत्मविश्वास आया कैसे? और मैं यही जोड़ दूं, जो लोग कहते हैं जाति नहीं होती, एक दलित वहां होता एसएसपी तो वो थप्पड़ कभी ऐसे नहीं मार पाता। वो थोड़ा तो ये बात समझता कि हम कार्रवाई करेंगे, सबको उठा के जेल में डाल लो, कोई विरोध करे तो बता देना। तुम कह रहे हो अपराधी है तो उठा के जेल में डालो और मुकदमा लगाओ। लेकिन ये जो हुआ है ये गलत है। और ये उत्तर प्रदेश में पुलिस का, आप कल्पना करिए कि आज़ाद भारत में सबसे ज़्यादा फर्जी इनकाउंटर के आरोप किस पुलिस पर लगे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगे हैं। आप क्या कर रहे हो इस प्रदेश के साथ? ये हाल हो रहा है। ठीक बात। अभी अगर यूपी वेस्ट की पॉलिटिक्स में देखें तो चंद्रशेखर रावण जी काफ़ी एक्टिव पॉलिटिक्स में नज़र आते हैं। 27 में 7 में देखेंगे। अब ये निर्णय तो चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे और बाकी लोग करेंगे जो लीडर हैं। हम जैसे लोग ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके रिश्ते कैसे हैं? हमारे वैचारिक रिश्ते रहे हैं, आज भी हैं। अलग वो दल में है, मैं चूँकि समाजवादी पार्टी से खड़ा हूँ, मतलब उनके साथ हूँ। मैं भले ही आज समाजवादी पार्टी के किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पार्टी के साथ हूँ। उनकी अपनी पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की, लेकिन वो एक विचारधारा में कम से कम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नज़र आते हैं।
वो बहुजन समाज की बात संघर्ष करते हुए दिखते हैं। बहुजन समाज की बात करते हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे तमाम लोगों को बीजेपी और आरएसएस से इस देश को बचाना चाहिए। बसपा इस बार एक्टिवली लड़ेगी, देखेगी मतलब मैदान में? ये आदरणीय मायावती जी को तय करना है। बसपा का कैडर तो चाहता है। आप कल्पना करिए, मानवर कांशीराम जिस बसपा के नींव रखे थे, वो ये जानते थे कि दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। हालांकि बाद में ये अफसोसनाक इतिहास ये भी है कि 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत बाद में ये भाषण दिया कि मैंने कांटे से कांटा निकाला। वो एक चैनल है, कहेंगे तो नाम भी उसका गूगल करेंगे मिल जाएगा। वो आज की बात कहता है, तो आपकी अदालत, तो उसमें वो पूछता है कि आपने पहले उनका गठबंधन तोड़वाया, फिर इनको साथ लिया। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कांटे से कांटा निकाला। इसका मतलब मुलायम सिंह यादव और मानवर कांशीराम, वो उनके पैर में कांटे थे और फिर कांटे से कांटा निकाल के बीजेपी ने लड़ा दिया। और आज भी लोग इसी के लिए लड़ते हैं। उनको असली दुश्मन बीजेपी नजर नहीं आती। वो लक्ष्मण यादव के खिलाफ लिखते हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ लिखते हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, पीडीए, पिछड़ा, दलित और इस तरह के माइनॉरिटी के लोग। ये कांटे से कांटा निकालने वाली आरएसएस और बीजेपी की साजिश है। भाई को भाई से लड़ा दो, यही बीजेपी और आरएसएस करती है। तो बसपा में भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने भेज रखा है और भी जगह भेज रखा है। वो दिन रात सपा को आलोचना करते हैं। ठीक है, आप कल्पना करिए कि मानवर कांशीराम ने बीजेपी समझौता किया। लोगों ने कहा आप अवसरवादी हैं। मानवर कांशीराम ने कहा कि हम उस समाज से आते हैं जिसको कभी अवसर ही नहीं मिला, हम काम अपना करेंगे। किया उन्होंने। मानवर कांशीराम लेकिन ये जानते थे कि असली खतरा आरएसएस और बीजेपी है। अगर आप उसके खिलाफ 10 बातों में से 5 बात उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप 10 में 8 जगह केवल सपा के खिलाफ हैं, तो मुझे आपको संदेह हो रहा है ये कहने में कि आप मानवर कांशीराम की बसपा के हैं कि नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं। तो आज मेरे दिल की इच्छा ये है कि ये सारी संविधान को मानने वाली ताकतें, बाबा साहब में यकीन रखने वाली ताकतें, जो संविधान और बाबा साहब के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा इस देश के सामने आरएसएस और बीजेपी बन गई है, उसको रोकें, उसको सत्ता से बाहर करें। अब किससे कौन गठबंधन करेगा, कौन क्या करेगा, ये नेता तय करें। ठीक बात। बस अगर डॉक्टर लक्ष्मण यादव से पूछा जाए, योगी जी पसंद हैं? पसंद ना पसंद क्या है, उनसे मेरा कौन सा रिश्ता। मैं ये मानता हूँ कि वो नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय जिससे वो आते हैं, उसका इतिहास कुछ और था। जरा इतिहास पढ़ लें वहाँ के लोग, और गोरखपुर वाले जानते हैं कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले परिवारवाद अगर ना आया होता नाथ पंथ में, तो नाथ पंथ, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ इसलिए ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये संत मत का सिद्धनाथ परंपरा, ये ब्रह्मनिकल पावर जो थी, जिसे मनुवादी कहते हैं, वर्चस्ववादी कहते हैं, उस पावर के खिलाफ लड़ती हुई आई थी। ये संतों के जितने संत निकले थे, ये पिछड़ी दलित जातियों से आए थे, और वो चाहते थे कि समाज में प्रेम बढ़े, करुणा हो, नफरत ना हो। मैं जब किसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा सुनता हूं जिसमें हिंसक शब्दावलियां होती हैं, जाति धर्म को लेकर के इतना, ठीक बात, इतने बुरे हैं, लेकिन कुछ बुरा नहीं मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये संविधान सम्मत लगता ही नहीं। आप तो चोला पहने हो, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, और जाको मुख देखत दुख उपजेब, ताको करप पड़ी प्रणाम। संत वो होता था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और आप क्या बोलते हो? ना आप संत हो, ना आप जो है इस तरह के हो, आप राजनीतिक कर रहे हो, राजनीतिक नेता हो, और नेता के लिहाज से हम आपके विचार से सहमत। चलिए ठीक बात, नेता ले लेते हैं। तो जो नेता हैं वो बढ़िया, उनमें कुछ तो अच्छाई होगी। अब वो अच्छाई जनता देखे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे तो दिखती नहीं। आप एक अच्छाई बता दी, 10 साल का शासन है, मैं नहीं देख पाया, कोई मुझे बता दे 3 काम। मैं आदरणीय मायावती जी का 3 क्या 30 काम गिना सकता हूँ। मैं अखिलेश यादव जी का 30 काम 50 काम गिना सकता हूँ। मैं उसके पहले की सरकारों को गिना सकता हूँ। बीजेपी के काम समझ में नहीं आते आपको? नहीं दिखते, नहीं, कहीं तो दिखा दो। मैं 3 काम गिनाता हूँ। एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, इतना मेडिकल कॉलेज गिर बना रहा है, रहे वो हैं। जो वही वाला एक्सप्रेस वे जो अभी उद्घाटन हुआ था और वो हो गया, उसमें पानी नहीं बह रहा है। आपके आजमगढ़ के लिए बनाया है ना, सुल्तानपुर, हाँ, पूर्वांचल, पूर्वांचल, सुल्तानपुर वाला। सुल्तानपुर वाला। वो सुन रहे हैं कि उसमें कई बार रिपेयर हो रहा है और घोटाला हो रहा है। बनाया है कि नहीं बनाया? ऐसा क्यों बना रहे हो? एक एक्सप्रेसवे मायावती जी ने बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे, एक अखिलेश यादव ने बनाया। मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जितना बनाए थे अखिलेश यादव, उनमें से फंक्शन नहीं करवाने दे रहे। वैकेंसी आई, क्या कर रहे हैं आप? एयरपोर्ट बनाए थे, कितने?
9 कह रहे हैं, 6 या 9, उसमें आज कितने बंद हो गए ये क्यों नहीं बताते देश को? आप कितने स्कूल बंद कर? अभी जेवर में तो बनाया बड़ा वाला, जेवर में उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? भाई आपको मौका मिल गया, आप फीता काट रहे हो। गंगा एक्सप्रेसवे का नक्शा किसने बनाया था? इसमें मायावती जी और अखिलेश जी की सरकार की भूमिका क्यों नहीं दिखती? अरे ठीक बात, उन्होंने पूरा तो किया, पूरा कर लिया, पूरा किया। तो इतना कम से कम खराब नहीं करना चाहिए था, इतना खराब उसको जैसे एक्सप्रेसवे को नहीं बनाना चाहिए था, अच्छा बनाते। इसलिए हम आपका योगी आदित्यनाथ का 3 काम याद करेगी जनता उत्तर प्रदेश की। हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, नमाज, कांवड़, ये सबको लेकर के रोज बयान देना, झूठे बयान देना। दूसरा, जातिवाद करना, अपने जाति का कोई हो तो उसमें बहुत सारी अच्छाई देख लेना और बाकी लोगों को उनकी जाति से परखना। अब वो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता ही ना अपनी जात को लेकर, कोई भी हो। तो आप समझ अखिलेश नहीं जी रहेंगे तो अखिलेश जी को भी सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। फैक्ट बताएगा ना। अखिलेश जी तो अपने जितने यादव बाहुबली जो विवादित थे उनको तो पार्टी से निकाल के टिकट नहीं दे रहे थे। कभी बीजेपी वालों ने तारीफ की? जब अखिलेश यादव अच्छा काम कर रहे थे, एक्सप्रेसवे बना रहे थे, अपनी जाति के लिए नहीं बना रहे थे, मंडी खोलना चाह रहे थे, एम्बुलेंस दिया। आज एम्बुलेंस से क्या हाल है? अखिलेश अब गिनाने लगेंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भाजपाइयों को पछता नहीं। नोएडा से लेके लखनऊ तक बहन जी आदरणीय मायावती जी का और आदरणीय अखिलेश यादव का काम दिखता है। आपका क्या दिखता है? आप एम्बुलेंस दिया, डायल 100 दिया, आज पुलिस फिरौती मांग, वो कह रहे हैं हथेली गरम पुलिस नरम। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी आलोचना अलग है, जनता भी तो देख रही है। तो योगी आदित्यनाथ जी कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते थे, ये मीडिया द्वारा प्रायोजित नैरेटिव है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा लॉ एंड ऑर्डर के प्रायोजित नैरेटिव से मेल नहीं खाता। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ अपराधी जेल में है। अमित शाह वाला भाषण याद है? दूरबीन लगा के देखने पर भी अपराधी नजर नहीं आ रहा था। और मेरठ में फिरौती हो रही थी, एक आदमी को बम्बई से बुलाए सब कि कार्यक्रम कराएंगे, उसका अपहरण कर लिए। सुने, हम भी सुने। उत्तर प्रदेश में नया अपराध शुरू हो गया। मेरठ की बात, महिलाओं पर अत्याचार में कहाँ है उत्तर प्रदेश? दलितों पर अत्याचार में कहाँ है उत्तर प्रदेश? पुलिस अपहरण कर रही थी, पुलिस फिरौती मांग रही थी, कौन सा अपराध नहीं हो रहा है? इसलिए जनता कम से कम समझ, कैसे लड़ेंगे? 27 में जनता लड़ेगी, जनता लड़ेगी, जनता लड़ेगी। और अगर जनता नहीं लड़ पाएगी तो फिर ताकत लड़ेगी, और ताकत लड़ेगी तो जैसे बिहार में लड़ी, बंगाल में लड़ी। जब लूट ही होगी, डकैती ही होगी, तो डकैती से जानते हैं गांव में जब डकैती पड़ती थी तो डकैत क्या करते थे कि सारे घर वालों को पहले अंदर से कुंडी लगा लेते थे। थोड़ा बहुत जो विरोध किया 2-3 बार मार देते थे, एक आध आदमी को चाकू मार दिया, एक आध को कुछ मार दिया, बाकी दहशत फैल जाती थी, लूट के भाग जाते थे। फिर गांव वाले गांव को बचाते कैसे थे? एक साथ इस बात का इंतजार किए बिना कि डकैती मेरे घर में हो रही है या नहीं, पूरा गांव अगर लाठी लेके खड़ा हो गया तो डकैत को घेर के मारते थे। अगर गांव एकजुट होकर नहीं खड़ा हो पाया तब डकैती तो डकैती नहीं रुकेगी। ये लोकतंत्र की डकैती, वोट की डकैती और संविधान की डकैती हो रही। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में डंका बज रहा है और दूसरे पार्टी सांसद खरीद रहे हो, तोड़ रहे हो पार्टी। अरे तुम दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने को बता रहे हो, 56 इंच आपका लहर चल रही है। तोड़ कहाँ रहे हैं लोग, खुद ही चले जा रहे हैं डर के मारे। बीजेपी में ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए मान लीजिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो बुरी पार्टी से आ रहे हैं जिसका तुम विरोध किए थे, तो फिर अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हो? अरे जाने वाले तो स्वीकार कर रहा है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जाने वाला सत्ता चाहिए। राघव चड्ढा गए ना। राघव चड्ढा को ये समझ में आ गया कि विपक्ष की राजनीति मुश्किल है, पैसा रुपया बहुत है, विदेश में बहुत चीज है, तो उसका तो फायदा दिख रहा है, उसने चड्ढा पहन लिया। एक बात, आपको ये लग रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल गलत है उसका आदमी सही कैसे हो गया? क्योंकि वो मेरी पार्टी में आ गया। मान लीजिए अखिलेश यादव गलत राजनीति कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले राघव चड्ढा विपक्ष में थे तब तक बात उठाते थे, अब उन्होंने उठाना बंद कर दिया ना भाई। अभी उनको जो अपोज कर रहा है वो उसको मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब आप विचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आपके पास आप संख्या की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पास ऑफर नहीं आया? हमारे पास तो बहुत पहले से ऑफर था। हमें कह रहे थे कि चुप हो जाओ, नौकरी परमानेंट हो जाएगी। 1.5-2 लाख सैलरी पाते हैं ये प्रोफेसर हुए, अधिकांश इसमें कुछ नहीं करते। अभी कैसे खर्चा चल रहा है? अभी तो सामाजिक काम, मैंने किताब लिखी 2 और जहाँ से आपने बात शुरू की, दोनों किताबें लोगों ने बहुत, जितना मोदी जी ने वादा किया था कि पैसा आएगा अकाउंट में, उतना मेरी किताबों ने दिया। क्या बात। मैं लोगों को इसकी क्रेडिट देता हूँ कि हमने मेहनत करके जोखिम उठाया, किताब लिखी, लोगों ने पढ़ा। इतना खुल्लम खुल्ला वीडियो बनाते हैं हम। वीडियो के जो टाइटल हैं हम 2-3 पढ़ के जरा सुना देते हैं सभी को। जो आपका एकदम लास्ट वाला टाइटल था, जो पहला वीडियो है, मतलब दलित बेटी के लिए न्याय मांगा, एसएसपी ने थप्पड़ मारा।
20 साल की छात्रा ललिता का मामला, ठीक बात। फिर एक वीडियो है, न्याय मांगा तो जड़ा थप्पड़ और लाठी, मेरठ पुलिस की ये कैसी गुंडाई। अब आप ये समझिए ना, मतलब इतना खुल के उस चीज़ को डालना, गुंडाई, प्रशासन के लिए ऐसा लिखना, डर नहीं लगता? डर सबको लगता है। योगी जी के बुलडोजर का डर नहीं आया, रात में सपना नहीं आया? मैं अगर कहीं से गलत होता, बहुत सारे लोगों को सपना आया। मैं अगर कहीं से गलत होता या कमज़ोर होता या मेरे पास लूट का माल होता तो मैं डर गया होता। मेरे पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। एक नौकरी थी, छीन ली बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, और क्या छीनोगे। घर में था क्या कि तेरा गम उसे गारत करता, वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर सो है। इसका अर्थ ये है कि मेरे घर से तुम सब कुछ लूट के लेके चले गए। कोई ऐसी चीज़ मेरे घर में थी ही नहीं कि जिसका मैं गम करता, उसके गम से परेशान होता। वो जो रखते थे हम एक हसरते तामीर, कुछ भी बना सकने की स्वप्न, कला, हुनर, वो तो आज भी है। हम कुछ नया बना लेंगे, इसलिए हम डरें क्यों? एक बात। दूसरी बात, मैं जिस नायक को सबसे बड़ा अपना आइकॉन मानता हूं, संत कबीर, संतों ऐसा जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। फिर भी वो सच कहता था अपने समय का, वो मुझे हिम्मत देता है। जेपी और लोहिया के समाजवाद का नारा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम सच कह रहे हैं जो हमें सच लगता है, इसलिए हम निडर होकर बोलते हैं। अगर हमारे पास, मेरे अकाउंट में जा करके बीजेपी वाले चेक कर ले, मेरे घर की ईएमआई, मैं घर नौकरी जाने के पहले मैंने घर ले लिया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल कोविड में बनाया था, मुझे लोग सुनने लगे। आज भी मेरे यूट्यूब चैनल से आधा ईएमआई निकल जाती है, आधा। उसके बाद थोड़ा बहुत लेख लिखता हूँ, किताब लिखता हूँ, उसी से चलता है। मेरे पास 980 कॉल वाले जो कहते हैं कि इनकी उनसे बात हुई, अगर मेरे ट्रांजैक्शन में इतना आता तो या ईडी सीबीआई छोड़ती क्या? कुछ है ही नहीं साहब। इसलिए निडर होकर के। और दूसरी आखिरी बात, मैं विचार में न्याय के, सच के और अपने दौर के सबसे अहम सवाल के साथ खड़ा हूं। विद्रोहियों का ही इतिहास इस देश में लिखा गया। कबीर इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो अपने दौर का सच बिना डरे बोल रहे थे। फूले इसलिए जिंदा हैं, बुद्ध इसलिए जिंदा हैं, रैदास इसलिए जिंदा हैं, नानक इसलिए जिंदा हैं, बुल्ले शाह इसलिए जिंदा हैं। और हम जिनको याद करते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सत्ता की राजनीति बहुत कम कर पाए, विचार की राजनीति किए, जिंदा है, विचार जिंदा छोड़ गए। इसलिए हम कह रहे हैं हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम ये आरएसएस बीजेपी वालों और इनके बुलडोजर से डर नहीं लगते। हम जब भी कभी घबराते हैं तो हिम्मत देने के लिए कोई संत कबीर, कोई नानक, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मिला, नारायण गुरु, फुले अंबेडकर, पेरियार, ये सारे लोग हमें नजर आते हैं। बस मतलब लोहिया जी की तरह लिखेंगे, दोनों काम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, दोनों काम करेंगे। अभी मैं चुनाव में पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं चुनाव में नहीं हूं, मैंने 2 किताबें लिख दी, प्रोफेसर की डायरी। जब आज से 25 साल बाद, 50 साल बाद, जब इस देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था अगर इसी तरह रहा और बर्बाद हो गई, खंडहर हो गए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तब आने वाली पीढ़ी जब उस खंडहर को खोद के निकालेगी कि जब ये बर्बादी हो रही थी तब कोई बोला कि नहीं, तब उसको लक्ष्मण यादव और प्रोफेसर की डायरी दिखेगी कि हाँ, एक आदमी था जो अपनी नौकरी कुर्बान करके कह रहा था, कलम बचाओ, किताब बचाओ, शिक्षा बचाओ। ये काम मेरा है। और मैं नहीं लिखता तो वो रिक्शा चलाने वाला नहीं लिखता, ठेला चलाने वाला मजदूर नहीं लिखता कि विश्वविद्यालय बर्बाद कैसे हो। और दूसरी बात, जाति जनगणना वाली बात, सामाजिक न्याय की लड़ाई की बात, अपने दौर के सबसे अहम विचार की बात, इसलिए कलम नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर राजनीति में भी रहूंगा, मैं आज चुनाव लड़ूं, कल लड़ूं, परसों लड़ूं, पता नहीं, लेकिन कलम हाथ में लेकर के कलम से क्रांति की बात करूं। बहुतों का संशय पैदा कर दिया आप। अभी चुनाव लड़ूं, आज लड़ूं, लोहिया कहते थे, लोहिया कहते थे नहीं, लोहिया पे मत जाइए, कहां से लड़ने वाले? राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग राजनीति के शिकार होंगे। मैं चाहता हूं कि सारे नौजवान राजनीति करें। ठीक बात, कहां से लड़ने वाले? जहां से परिस्थितियां, अभी जैसे मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, मान लीजिए किसी दिन अखिलेश यादव ने बुला, कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है, मैंने आज तक उनसे कुछ मांगा नहीं है। मैं 3 साल लगभग उनसे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा, एक शानदार शख्स, एक अच्छे आत्मीय व्यक्ति, आप निजी तौर पर उनसे मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत होते रहिए, आएगा वक्त उनका भी मूल्यांकन होगा, तब लोग याद करेंगे कि ऐसा भी नेता कोई था इस विपरीत दौर में। अच्छा, जमीनी राजनीति तो बड़ा अलग है।
ऐसा लगता है, मतलब ये बात तो लोहिया पे भी लागू होती, ये बात तो किशन पटनायक पे भी लागू होती, ये बात बाबा साहब पे लागू होती। सब कुछ चुनाव नहीं होता, लेकिन अगर आप अपने विचार में ईमानदार और मेहनती हैं तो आप कामयाब होंगे। आप चाहे जमीनी राजनीति करें, चाहे आप बौद्धिक राजनीति करें। तो आपके आजमगढ़ की राजनीति कैसी है? जैसी हर जिले की राजनीति होती है। नहीं, कुछ तो इंटरेस्टिंग होगी ना। कहाँ से लड़ने का मन? आजमगढ़ शुरू से एंटी एस्टेब्लिशमेंट, प्रोग्रेसिव, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट धारा के एक समय बहुत क्रांतिकारी लोग रहे। मैं आजमगढ़ को कैफी आजमी से याद करता हूँ। मैं आजमगढ़ को महापंडित राहुल सांकृत्यायन से याद करता हूँ। महापंडित थे और पंडित होकर के भी वो जो विचार लिख गए हैं। एक किताब बता देता हूँ आपके पाठकों को, दर्शकों को, तुम्हारी क्षय, वोल्गा से गंगा, ये सब पढ़ लें, अच्छा लगेगा। मेरे लिए आजमगढ़ प्रोफेसर तुलसी राम का आजमगढ़ है। वो तमसा का तट जिसमें क्रांति की लौ है। तो आजमगढ़ वैसे ही बहुत प्यारा शहर है, मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है। कभी मौका देगा तो देखा जाएगा। मतलब राजनीति कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे हैं? चुनाव से परहेज नहीं है। परहेज नहीं, मौका मिलेगा तो लड़ेंगे। हर उस जगह पर खड़े होना हमने चुना है जो हमारे लिए सब कुछ तय कर रही है राजनीति। तो हम तय करेंगे कि हमारी राजनीति कैसी होगी। और पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, बौद्धिक लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग सब चुनाव लड़े, मैं ये चाहता हूँ। ठीक बात है। अब एक लाइन में जो है आपको आंसर देने रहेंगे। मोदी जी, झूठ कम बोलना चाहिए उन्हें। और अमित शाह जी? उन्हें नाहक लोग चाणक्य कहते हैं। वो अपनी पार्टी और संगठन के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए बहुत अच्छा ख्याल उनका नहीं है। राजनाथ साहब? बड़े वो पुराने मिजाज के व्यक्ति हैं जो बहुत संयम से बोलते हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ हैं। मोहन यादव जी, पड़ोसी? बेचारे अभी देखिए कि बहुत सारे लोगों का स्कैम होता रहता है, उजागर नहीं हुआ, उनका उजागर हो गया। वहाँ जाके भी, अब मुझे याद आ रहा था, उन्होंने 27% आरक्षण देने के लिए पहल की, तो वहाँ लोग नारा लगाने लगे, भाजपा ही कि मोहन यादव वापस जाओ, भैंस चराओ। तो ये आरएसएस और बीजेपी में जितने पिछड़े दलित हैं उनका क्या होता है, भूपेंद्र यादव, मोहन यादव का जो हो रहा है, इससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक बात। अगर थोड़ा उत्तर प्रदेश में आए तो योगी आदित्यनाथ? मेरे हिसाब से उन्हें वापस मठ में जा कर के योग साधना करना चाहिए, ताकि वाणी, मन, चिंतन सब थोड़ा शांत हो और एक बेहतर मनुष्य बने। ब्रजेश पाठक जी? मैं उनके बारे में बहुत जानता नहीं, कई पार्टियों से हो के वहाँ आए हैं, लेकिन शायद सुना है उनका मंत्रालय ही बहुत मुश्किल में है, चल नहीं रही है शायद उनकी भी। केशव प्रसाद मौर्य जी? पहले बीजेपी उनसे बहुत सपा बसपा खिलाफ बुलवाती थी, आजकल नहीं बोल रहे हैं। अब नए लोगों को बीजेपी ने टेंडर दे दिया है, क्योंकि उनको भी कुछ मिला नहीं। बीजेपी इंटरनल वाली खबर है यार। नहीं, ये वो पब्लिक में आ गई है, वो मेल ही नहीं खाते वो लोग, बॉस बन के बैठा है कोई और। अखिलेश जी? अब मुझे लग रहा है एक विजनरी लीडर, और विरासत बहुतों को मिली, लेकिन विरासत को संघर्षों से कामयाबी में आगे बढ़ा देना, जिसका विरोधी भी सम्मान करें, जो अपने सबसे निकृष्टतम दौर की राजनीति के सामने भी सौम्य, मधुर हो, ऐसा शख्स राजनीति के लिए अच्छा है। मैं जैसे ऐसे लोगों को भविष्य की राजनीति के लिए बेहतर मानता हूँ। डिम्पल यादव? बहुत सहज सुशील हैं, मतलब आप कभी उनको ये नहीं देखेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कभी अहंकार या उस तरह दिखे। एग्रेसिव नहीं दिखे? कभी नहीं। बहुत सहज, सौम्य, कोई दिखावा नहीं। उनकी भाषा में एक मृदुता है और अपने ढंग से अपनी राजनीति कर रहे हैं। चाचा शिवपाल? मुलायम सिंह जी के साथ रह करके उन्होंने बहुत कुछ ज़मीनी सीखा है, और अभी भी बहुत लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव? मैं बहुत जानता नहीं, लेकिन लंबे समय से वो राज्यसभा में समाजवादी ख्याल रख रहे हैं। आपके यहाँ से सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी? धर्मेंद्र जी को हमने बहुत लंबे समय से लड़ते देखा है। अब तो घर भी बनवा लिया आजमगढ़। अब तो आजमगढ़ मेरा जिला, मेरे जिले के सांसद हैं। नेताजी के संघर्ष और विचार से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, और बहुत सध करके और पार्टी के अनुशासन के साथ। और मैंने एक बात और देखी है, वो अपने बड़े भाई अखिलेश जी का इतना सम्मान करते हैं। सब कुछ टूट गया, वो नहीं टूट नहीं, बहुत अलग तरह के वो शख्स हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़मीनी और विचार से भी बहुत कमिटेड हैं।
आप राजनीति में सदन में खड़े होकर के उनको वो सवाल पूछते दिखेंगे जिस पर बहुत लोग असहज हो जाते हैं। तो वो सब उन्होंने नेताजी से सीखा है, बहुत सहज है। भरपूर ट्रेनिंग मिली है मतलब। वो दिखती भी है। नेताजी के गुजरने के बाद उनके जो आंसू थे वो बनावटी नहीं थे, वो राजनीतिक नहीं थे। आज भी आप उनसे बात करिए, कनेक्ट वाले। उनके आंख भर आएगी। अखिलेश जी अपने को दूसरे ढंग से एक पुत्र के रूप में भी नेताजी को याद कर लेंगे, राजनीतिक विरासत को संभालने वाले भी याद कर लेंगे। उनके परिवार को तोड़ा बीजेपी ने, पिता के पुत्र के निजी रिश्ते पर कितने हमले किए, बहुत संभाला अखिलेश यादव ने, और बहुत विपक्ष में रह करके बहुत बीजेपी और आरएसएस ने उनके ऊपर इतने हमले किए कि वो आदमी चट्टान की तरह मजबूत हुआ है। धर्मेंद्र यादव को आप देखेंगे कि बहुत इमोशनल हैं, बोल नहीं पाते हैं वो इस पे। जब भी नहीं मतलब आप उस विषय पर जाएंगे तो आप वो उनके शायद आंसू ज़्यादा बोलेंगे। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की ज़रूरत है इस देश में। वो बनावटी आंसू पॉडकास्ट में और मन की बात में न निकाले कि मैं जब देखता हूँ मेरी माँ बर्तन धोने जाती थी फिर 2000 रुपये के नोट में लगा दिया। आपका आंसू लोगों को वास्तविक क्यों नहीं लगता है? ये इस देश की राजनीति में अगर भाषा पर भरोसा उठ जाए, लोगों के आंसुओं से भरोसा उठ जाए, लोगों के इमोशन से भरोसा उठ जाए, तो राजनीति का बहुत नुकसान हो जाएगा इस देश में। इसलिए ये इमोशन बचे रहने चाहिए। ठीक बात। तो भाई दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर देंगे विराम, समापन करेंगे। और बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है कि दर्शक सुनना चाहते तो वो सभी कुछ आपने बोला है। और आप कहीं ना कहीं बहुत लोगों की बात रखते हैं, विचार रखते हैं, बिकॉज आप विचार को प्रेजेंट करते हैं। विचार में आपका पीडीए भी आता है। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न बस कहेंगे, अब पी से पंडित जी भी हो गया है क्या? देखिए, वो राजनीति है। मैं एक बात कहूँगा कि राजनेता को चुनाव जीतना होता है, लेकिन अपने मूल विचार से वो समझौता न करे। मैं उस राजनीति को हमेशा पसंद करता हूँ। आप आएगा 27 का दस्तावेज, आप पीडीए को हर जगह यही लिखा पाएंगे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। आप कहीं लिखा हुआ मुझे दिखा दीजिए। बाकी तो साहब राजनीति है। जब दिल्ली से लखनऊ तक बड़ा बड़ा झूठ बोल करके लोगों को धोखा दे लिया जाता है और कुछ भी बोल दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने ये देखा कि पीड़ित, दुखी और अपमानित जो है, समाजवादी उसके साथ खड़े हैं। तो पीडीए का असली अर्थ ये है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी। और उसमें उन्होंने विस्तार देते हुए कहा पीड़ित, दुखी, अपमानित। तो जो कमज़ोर है, जो हाशिए पर पड़ा है, जिसको कोई नहीं सुन रहा, उसका समाजवादी सुनेगा। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, ये बात है। पीडीए चल रहा है। पीडीए केवल यूपी में ही नहीं, अगर ये भाजपा और आरएसएस वाले ईमानदारी से चुनाव होने दें, ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ न जाएं, तो पीडीए उत्तर प्रदेश में भी संविधान और समाजवाद को बचाएगा और पीडीए देश की उम्मीद बनकर उभरेगा। 90 नहीं 95% लोग एक तरफ हैं और 5% एक तरफ। तो 95% को अगर ईमानदारी से आप एकजुट कर ले गए तो देश की उम्मीद है पीडीए। मतलब चल रहा है अंदर अंदर। तो ठीक है भाई, आप सभी भी कमेंट करके बताओ कि अंदर चल रहा है कि ऊपर चल रहा है कि हवा में चल रहा है यार। तो मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ। और इस अध्याय में, मतलब पूरे पॉडकास्ट में सबसे बढ़िया वाला पार्ट कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया। हालांकि समय तो मांगा था कम, लेकिन वार्ता ज़्यादा हो गई। बहुत बढ़िया लगा। आपका भी धन्यवाद।